Hello everyone, welcome back. Welcome to part 67 of our Indian Polity Lecture Series. And in this video, we are going to discuss amendment of the Constitution. संविधान में संशोधन की क्यों आवश्यकता है, किस तरीके से ये किया जाता है, वो सारी चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको हम कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में. सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिटेल में हम इन चीजों को कवर अप करने वाले हैं. एंड मैं अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इस लेक्चर को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में छूट ना पाए. ठीक है, मैं इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से. और जो भी चीजें आपको स्लाइड में दिख रही है उसको आप नोट डाउन करके अपने नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं. So first of all, we will try to understand that why there is need for amendment of the constitution. संविधान में संशोधन की आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ती है. हमारा पहला सवाल यहीं से शुरू होता है और इसका जवाब हम अब जानना शुरू करेंगे. तो जैसा हर लिखित संविधान होता है वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टैटिक नहीं है. समय के साथ समाज बदलता है, अर्थव्यवस्था बदलती है और राजनीतिक चीजें जो है वो भी बदलती रहती हैं. इसलिए संविधान में भी बदलाव आवश्यक हो जाता है. ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि समाज में, सोसाइटी में चेंजेस जो है वो आते हैं, इकोनॉमी में चेंजेस जो है वो आते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इवॉल्व होता है. पहले हम देखते थे कि कोई पॉलिटिकल लीडर जो है कभी कूद के इस पार्टी में, कभी कूद के उस पार्टी में, जिसकी वजह से हमारे देश में सरकार जो है वो स्टेबल नहीं रह पाती थी. एंड उस चीज को आयाराम गयाराम कहा गया था. तो उस चीज को खत्म करना जो है वो जरूरी है. इसलिए हम देखते हैं कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ला के एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लगाया गया और ये इंश्योर किया गया कि ऐसी चीजें जो है वो ना हो. जबकि स्टार्टिंग में जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था उसके अंदर ये प्रोविजन जो है वो नहीं दिया गया था. तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल नहीं होता, संशोधन योग्य नहीं होता, सुधार करने योग्य नहीं होता, तो क्या ये चेंजेस कर पाना संभव था? तो जी नहीं. तो हम देख रहे हैं कि संविधान जो है उसका संशोधन होना क्यों आवश्यक हो जाता है. सोसाइटी में जब चेंजेस आते हैं, इसका अगर हम एग्जांपल समझें तो हम देख सकते हैं कि इनिशियली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिलीज्ड देन रिजर्वेशन वाज गिवन टू एसटी एंड एससी कैटेगरी पीपल. बट बाद में ओबीसीज के लिए भी रिजर्वेशन जो है वो दिया जाता है. मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ओबीसी जो है उनको रिजर्वेशन दिया जाता है. एंड मोस्ट रिसेंट अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस जो है वो भी कोटा दिया गया है. कॉन्स्टिट्यूशनली ये रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है. तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंडेबल नहीं होता, संशोधन योग्य नहीं होता, तो क्या ये चीजें आज के टाइम पे हम कर सकते थे? क्या ये रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते थे? तो जी नहीं. तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका अमेंडेबल होना यानी संशोधन योग्य होना आवश्यक हो जाता है ताकि समय के साथ संविधान के अंदर बदलाव किए जा सके, सो दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आउटडेटेड ना हो. ये एक लाइव डॉक्यूमेंट बन के रहे जिसके हिसाब से देश में चीजों को रूल किया जाएगा, देश के अंदर सारी चीजों को मैनेज किया जाएगा. ठीक है, तो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि संविधान जो है वो संशोधन योग्य क्यों होना चाहिए, अमेंडेबल क्यों होना चाहिए. ठीक है, अब अगर हम कुछ लीडर्स के व्यूज देखें जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है दैट कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट इट कैन एडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथ. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि संविधान जो है वो संशोधन योग्य होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि कोई बदलाव अगर लाना है तो उसके अंदर आसानी से लाया जा सके. एंड जब संविधान में बदलाव लाया जा सकता है इजीली, संविधान जो है फ्लेक्सिबल होगा, तो नेशनल डेवलपमेंट जो है वो आसान हो जाता है. ठीक है, उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा क्या कहा गया. सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था दैट इफ पीपल आर डिससेटिस्फाइड विद द कॉन्स्टिट्यूशन दे शुड गेट 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट एंड अमेंड इट. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि अगर जनता जो है, आम जनता जो है वो संविधान से खुश नहीं है तो वो इलेक्शन जब होगा तब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको 2/3 मेजोरिटी से जितवा के पार्लियामेंट में लाएगी और पार्लियामेंट में वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आकर संशोधन कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकती है. एंड अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं आया है, दैट मीन्स डिससेटिस्फैक्शन जो है वो जनरल पब्लिक के बीच में नहीं है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन.
यानी संविधान में अगर बदलाव लाना है तो 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। इसको हम देखेंगे जब हम आर्टिकल नंबर 368 को डिस्कस करना शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो ठीक है, तो यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि अमेंडमेंट प्रोसेस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है विल ऑफ पीपल, यानी जनता का जो राय है, जनता का जो मत है, वो रिफ्लेक्ट होता है अमेंडमेंट प्रोसेस से। So now we will be talking about nature of Indian Constitution. So if we want to understand the nature of Indian Constitution, then first of all we have to look into the Constitution of Britain and USA. जब हम ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो हम पाते हैं कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका क्या मतलब हो गया? तो जब भी हम कहेंगे कि किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट मीन्स उसके अंदर अमेंडमेंट करना, संशोधन करना, चेंजेस करना जो है वो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड यूएसए, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया? तो अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना, अमेंडमेंट करना जो है वो डिफिकल्ट है, तो हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना ही पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, ना ही वो पूरी तरीके से रिजिड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंथेसिस ऑफ बोथ, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, और ये ऐसा क्यों रखा गया उसके पीछे का कारण हम समझेंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्टली रिजिड है एंड पार्टली फ्लेक्सिबल है। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है, इसका क्या मतलब है, एंड कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसको हम समझेंगे। सो व्हाई रिजिडिटी? इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम। इंडिया को हम कहते हैं कि क्वासी फेडरल सिस्टम जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। फेडरेशन का फॉर्म जो है वो हमें देखने को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एंड फेडरल के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो रिजिड होते हैं। अब फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड क्यों होते हैं? ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के पावर्स को न छीन पाए, फेडरल बैलेंस जो है उसको खराब न कर पाए, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी जो है वो बनी रहे। इसीलिए रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अगर कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड नहीं रखा गया एंड जो स्टेट्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बदलाव में नहीं रखा गया, तो यूनिलेटरली क्या होगा कि पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव ला देगी, एंड इससे फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको ठेस पहुंच सकता है। यहाँ पे चीजें जो है वो खराब हो सकती है। जो स्टेट के पास पावर्स है वो सारे पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाके अपने पास ले सकती है और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को भी खत्म कर सकती है। कल को ये भी हो सकता है कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पूरा पावर दे दिया गया कि आपको जैसे बदलाव करना है, जो बदलाव करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो आप कर सकते हो, तो हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, वो ऐसा बदलाव कर दे कि वो ये डिक्लेयर कर दे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम रहेगा और पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उसको जुडिशरी जो है वो बिल्कुल चेक नहीं कर सकती है। तो चीजें जो है वो गड़बड़ा जाएंगी, चीजें जो है वो खराब हो जाएंगी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिड होना जो है वो आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि फ्लेक्सिबल होना क्यों जरूरी है। तो इंडिया में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है, एंड सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो होते रहते हैं। तो सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर हो रहे हैं तो संविधान में भी बदलाव जो है वो करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल रखा गया है ताकि चेंजिंग टाइम के साथ वो चीजों को एडप्ट कर पाए। ठीक है, सो हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इस बैलेंस को बहुत ही सुंदर तरीके से मेंटेन करके रखा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस चीज को उन्होंने बना के हमें दिया है, एंड जुडिशरी ने ये बैलेंस जो है वो और अच्छे से बन के रहे इस चीज को इंश्योर किया है बाय केशवानंद भारती केस। ठीक है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता रहेगा। ओके, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 368 जो कि बात करता है अबाउट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 368 के रिस्पेक्ट में पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, दैट आर्टिकल नंबर 368 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? तो आर्टिकल नंबर 368 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 के अंदर फॉल होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस point. You have to remember the location of article number 368 in Indian constitution.
ठीक है। सो आर्टिकल नंबर 368 जो है वो क्या चीज के साथ डील करता है? तो आर्टिकल नंबर 368 जब आप पढ़ेंगे तो आपको दो चीजें मिलने वाली है। आर्टिकल नंबर 368 जो है वो बात करता है अबाउट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आर्टिकल नंबर 368 में बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो संविधान के अंदर बदलाव जो है वो ला सकती है, अमेंडमेंट जो है वो कर सकती है। एंड सेकेंड चीज आर्टिकल नंबर 368 में बताया गया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, वो भी आर्टिकल नंबर 368 में आपको मिल जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट सवाल ये आ जाता है कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट कैसे करती है, संशोधन जो है संविधान का कैसे होता है? तो पार्लियामेंट जो है तीन तरीकों से संशोधन करती है कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला है बाय एडिशन, यानी कोई चीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी अभी के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्लियामेंट ने उस चीज के रिगार्डिंग बिल लाया एंड बिल जो है पास अगर हो जाता है तो उसको फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है एंड प्रेसिडेंट ने भी उस बिल को एसेंट दे दिया तो वो लॉ बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है और इस तरीके से संविधान में बदलाव जो है कर लिया जाता है और वो पर्टिकुलर लॉ जो है वो संविधान में जोड़ दिया जाता है। ठीक है। देन सेकेंड जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर लॉ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है बट उस लॉ के अंदर कुछ चेंजेस जो है वो लाना है, तो उस पर्टिकुलर लॉ के रिगार्डिंग जो भी चेंजेस लाना है उसके लिए बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा एंड बिल अगर पास हो जाता है एंड प्रेसिडेंट का एसेंट अगर उस बिल को मिल जाता है तो अगेन वो पार्ट बन जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और जो पुराना पार्ट था उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद न्यू पार्ट या फिर जो भी एडिशन करना है वो एडिशन वहां पे किया जा सकता है। तो वेरिएशन में क्या होता है कि ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट कर रहा था उसके अंदर चेंजेस जो है वो किए जाते हैं। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं दैट समथिंग ऑलरेडी वाज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज मॉडिफाइड और चेंज्ड अंडर वेरिएशन। देन रिपील में क्या होता है, तो ऑलरेडी कोई चीज जो है कोई लॉ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था बट कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया गया, एक अमेंडमेंट बिल लाया गया और कहा गया कि हाँ इस चीज की आवश्यकता नहीं है, इस चीज को हटा देते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 31, आर्टिकल नंबर 31 जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था जो कि फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में था। तो पार्लियामेंट ने क्या किया कि एक बिल लाया और कहा कि आर्टिकल नंबर 31 राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए, इसे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हम हटा देते हैं और वो बिल जब पास हो गया तो आर्टिकल नंबर 31 जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो इस तरीके से क्या किया गया कि आर्टिकल नंबर 31 को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से रिपील कर दिया गया। ठीक है। तो इन तीन तरीकों से पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो आर्टिकल नंबर 368 की वजह से पार्लियामेंट के पास ये पावर मिल जाता है कि पार्लियामेंट जो है वो संविधान में बदलाव ला सकती है। तो क्या संविधान को पूरी तरीके से किसी भी तरीके से पार्लियामेंट जो है वो बदल सकती है? तो जी नहीं। पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो दिया गया था केशवानंद भारती केस में 1973 में। बिकॉज इससे पहले बहुत ही बड़ा कन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा था। इस कन्फ्लिक्ट को हम देखेंगे अगले चैप्टर में जो कि है बेसिक स्ट्रक्चर का। वहां पे मैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उसको बहुत ही डिटेल में सीरीज में आपको बताऊंगा, क्रोनोलॉजिकली आपको बताऊंगा और आप उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से वहां पे समझ पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में हमें समझना है कि केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन जो है वो दिया गया था जो कि एक बैलेंस बना के रखता है जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के बीच में। जो टेंशन चल रहा था दोनों के बीच में उसे खत्म किया गया बाय ब्रिंगिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस के जजमेंट में सबसे बड़ा बेंच जो है वो बैठाया गया था। सबसे बड़ा बेंच बैठाया गया था दैट मीन्स सबसे ज्यादा जजेज जो हैं वो किसी केस में अगर बैठाए गए हैं तो वो केशवानंद भारती केस में बैठाए गए हैं अभी तक इंडियन हिस्ट्री के अंदर। ठीक है। 13 जजेस जो हैं वो फैसला सुना रहे थे केशवानंद भारती केस के अंदर एंड 7-6 से ये जजमेंट जो है वो पास हुआ था। जस्ट एक मार्जिन से बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया जो कि काफी अच्छा बैलेंस जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज के टाइम पे बना के रख रहा है। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार से अमेंडमेंट जो है वो किए जाते हैं, चेंजेस जो है वो किए जाते हैं। तो पहला टाइप जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि सिंपल मेजोरिटी से कोई बिल जो है वो पास करा लिया जाता है जस्ट लाइक ऑर्डिनरी लॉ। बट ये ऑर्डिनरी लॉ नहीं है,
हम कह रहे हैं जस्ट लाइक ऑर्डिनरी लॉ। जैसे कि स्टेट का फॉर्मेशन अगर करना हो या किसी स्टेट का नाम अगर बदलना हो तो क्या होता है, उसके रिगार्डिंग बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, और वो बिल जो है वो सिंपल मेजोरिटी से दोनों सदनों में अगर पास हो गया तो स्टेट का फॉर्मेशन जो है वो कर दिया जाता है, या नाम बदलना है तो नाम जो है वो बदल दिया जाता है। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी के तहत जो चेंजेस लाए जाते हैं उसको एक्चुअली हम कहेंगे कि मॉडिफिकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है। बट ये आर्टिकल नंबर 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कंसिडर नहीं होता है। ओके, देन सेकेंड जो टाइप है वो है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल नंबर 368। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर बदलाव लाने हैं तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता जो है पार्लियामेंट में पड़ेगी उस पर्टिकुलर बिल को, जो बिल जो है फंडामेंटल राइट के अंदर चेंजेस लाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं एक एक चीज को, सो आप अपना धैर्य न खो। जस्ट ये अभी ओवरव्यू चल रहा है, अभी थोड़ी देर में हम चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देन थर्ड जो टाइप है उसको हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में और उस बिल के वजह से फेडरल जो कैरेक्टर है उसके ऊपर अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उस केस में क्या होता है कि स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल जो है लोकसभा राज्यसभा में पास होना चाहिए। साथ ही साथ वो बिल अगर लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी से वो पास हो जाएगा तो फिर वो बाकी के जो स्टेट्स हैं उनके पास भेजा जाएगा, और जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से मोर देन 50% स्टेट्स अगर कहते हैं कि हाँ ये बिल हम पास कर रहे हैं तो ही वो बिल जो है वो पास माना जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ चेंजेस अगर लाने हैं तो वो बिल जो है वो ओरिजिनेट होगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल अगर पास हो जाता है तो अभी हम देखते हैं कि 28 स्टेट्स हैं अपने कंट्री में, तो जो 28 स्टेट्स हैं उनको ये बिल जो है फिर भेजा जाएगा, और 28 स्टेट जो हैं उनके जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो फिर इस बिल पर चर्चा करेंगे, और वहां पे वो बिल जो है अगर सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है और अगर कम से कम 15 स्टेट जो हैं उस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास कर देते हैं तो वो बिल जो है वो पास मान लिया जाएगा एंड प्रेसिडेंट को एसेंट देना होगा उस पर्टिकुलर बिल को, एंड वो बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। जो इलेक्शन के चेंजेस की बात की गई थी उस पर्टिकुलर बिल में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, संविधान जो है वो अमेंड हो जाएगा। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन सी चीजें जो हैं वो चेंज की जाती हैं। सो ये जो मॉडिफिकेशंस होते हैं ये फंडामेंटल चेंजेस होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कंसिडर नहीं होते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 368। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से इन पर्टिकुलर चीजों को चेंज किया जाता है बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में कंसिडर नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट से रिगार्डिंग अगर बिल इंट्रोड्यूस किया गया तो जस्ट सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में वो बिल अगर पास हो जाएगा तो वो चेंजेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिए जाएंगे, एक्चुअली मॉडिफिकेशन जो है वो कर दिए जाएंगे, बिकॉज इनसे रिलेटेड चीजें जो है वो ऑलरेडी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाती है, तो मॉडिफिकेशन जो है वो कर दिया जाता है। कोई नया स्टेट अगर फॉर्म किया जा रहा है तो उस केस में भी बिल जब पेश किया जाएगा तो सिंपल मेजोरिटी से वो बिल जो है वो पास किया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपको याद रखना है, बिकॉज क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं दैट नीचे दिए हुए जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं जो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास किए जाते हैं, वो कौन कौन से बिल्स हैं जो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास कर लिए जाएंगे। देन अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ स्टेट जो है वो भी सिंपल मेजोरिटी से पास कर लिया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन या फिर एबोलिशन इन पर्टिकुलर स्टेट, वो जो बिल है वो अगर पार्लियामेंट में ओरिजिनेट होगा वो भी सिंपल मेजोरिटी से अगर पास हो जाएगा तो संविधान में चेंजेस जो है मॉडिफिकेशन जो है वो कर दिया जाएगा। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एमपी जो है वो भी सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। देन कोरम इन पार्लियामेंट, कोरम क्या होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ जो है किसी पर्टिकुलर सीटिंग को चलाने के लिए जो जरूरत होती है सेशन को चलाने के लिए, उसके रिगार्डिंग अगर बिल लाया गया है और सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास हो जाता है तो
संविधान में मॉडिफिकेशन जो है वो कर दिया जाता है। देन प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, देन ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटीजनशिप से रिगार्डिंग अगर बिल लाया गया है तो अगेन वहां पे सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। इलेक्शन, डिलिमिटेशन, देन यूनियन टेरिटरी, देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल जो है उससे रिगार्डिंग अगर कोई बिल लाया गया तो अगेन सिंपल मेजोरिटी वहां पे चाहिए होगी। ठीक है, तो जहां जहां पे मैंने स्टार किए हैं वहां पे आपको स्पेशल फोकस करना है, इनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बार बार देखे गए हैं अभी तक। ठीक है, द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं उसके अंदर अगर बदलाव लाना है तो अगेन वो बिल जो है सिंपल मेजोरिटी से अगर पास हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफिकेशन जो है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, देन जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो हम क्या देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोसीजरल मैटर से रिगार्डिंग अगर बिल लाया जा रहा है तो वहां पे सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास करा के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो कर दिया जा रहा है। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू स्पेशल मेजोरिटी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सो इट विल बी माय रिक्वेस्ट दैट प्लीज बी अटेंटिव। यहाँ पे आप अपना अटेंशन जो है वो पूरा रखिए, फोकस जो है यहाँ पे मेंटेन करके रखिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पोर्शन होने जा रहा है इस चैप्टर का। ठीक है, सो अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी अगर कहा गया है किसी पर्टिकुलर बिल के लिए, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट से रिगार्डिंग कोई बिल लाया गया हो, फंडामेंटल राइट के अंदर कुछ बदलाव लाने हैं, कोई नया फंडामेंटल राइट जोड़ना है या किसी फंडामेंटल राइट के अंदर कोई नया रिस्ट्रिक्शन लगाना है, तो उससे रिगार्डिंग अगर बिल लाया गया है तो वो बिल जो है वो स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास होगा दोनों सदनों में तो ही वो बदलाव जो है वो किए जा सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं किए जा सकते हैं। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिगार्डिंग अगर कोई बिल लाया गया है तो वो भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। देन मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो कि थोड़े रिजिड हैं तो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी जो है उसकी आवश्यकता पड़ जाती है। अब ये स्पेशल मेजोरिटी है क्या? तो स्पेशल मेजोरिटी की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे दो कंडीशन जो है वो फुलफिल होने चाहिए। पहला है मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड, ठीक है, एंड बोला जा रहा है दैट मीन्स ये मस्ट है, इसके साथ साथ दूसरा जो कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसको एग्जांपल से हम समझते हैं, पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो एट प्रेजेंट लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना है? 543। जस्ट रिमेंबर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फुल स्ट्रेंथ और मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 543। उसी प्रकार से राज्यसभा की प्रेजेंट स्ट्रेंथ अभी कितनी है? 245। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250। बट हम वो चीज कंसिडर नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं बिकॉज टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस बोला गया। तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस लोकसभा का क्या है? 543। राज्यसभा का क्या है? 245। अब अगर वो बिल जो है वो लोकसभा में ओरिजिनेट हो रहा है तो मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस हमें चाहिए, यानी इसका 50% से ज्यादा हमें चाहिए। तो 543 डिवाइडेड बाई 2 करके हम देखेंगे कि कितना आएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 एंड फिर यहाँ पे 0.5 लगेगा, यानी 271.5 सीट चाहिए। मतलब हमें कितना सीट चाहिए? 272 सीट या 272 वोट चाहिए उस पर्टिकुलर बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 245 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1 जा 2 जा 2 जा एंड 0.5, तो 123 वोट्स जो है वो हमें चाहिए होगा अगर वो बिल जो है राज्यसभा में लाया गया है। ठीक है, ये मिनिमम वोट्स चाहिए होंगे उस पर्टिकुलर बिल को पास कराने के लिए। इसके साथ साथ क्या बोला गया है? 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मान लेते हैं कि किसी दिन अगर इस बिल को पेश किया गया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और उस दिन लोकसभा में 300 लोग ही प्रेजेंट थे वोट करने के लिए, 300 लोगों ने ही वहां पे पार्टिसिपेट किया, तो 2/3 क्या हो जाएगा 300 का? 200। तो क्या ये बिल पास होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो है 272 है एंड 2/3 मेजोरिटी जो है वो मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप से कम आ रहा है, इसीलिए ये बिल जो है वो पास नहीं हो सकता है। ठीक है, बिकॉज सेकेंड जो कंडीशन है वो 2/3 वाला तो फुलफिल कर दे रहा है, बट ये जो कंडीशन है 200 वाला, ये 272 से जब ऊपर होगा तो ही स्पेशल मेजोरिटी जो है वो मानी जाएगी। सो दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि
432 लोग जो हैं उस दिन प्रेजेंट थे, तो 232 का 2/3 क्या हो जाएगा? 3 से इसको हम काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 4 जा 12, तो कितना हो जाएगा? 288। तो क्या इस कंडीशन में बिल जो है वो पास होगा? तो 100% बिल पास हो जाएगा, क्योंकि 288 वोट जो हैं वो उस पर्टिकुलर बिल को मिले हैं 2/3 मेजोरिटी की वजह से। एंड ये 2/3 जो मेजोरिटी है, ये मोर देन मेजोरिटी ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस है लोकसभा का। उसी प्रकार से राज्यसभा का आप एग्जांपल लेके इन चीजों को कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि हाँ, कितनी सीट्स की, मिनिमम वोट्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर किसी पर्टिकुलर बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना है, अगर वो बिल जो है अमेंडमेंट से रिगार्डिंग है तो। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कई बार जो है क्वेश्चन देखा जा चुका है। सो अब हम बात करेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन की कब जरूरत होती है। तो जब फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ बदलाव लाया जा रहा है किसी बिल को इंट्रोड्यूस करके, तो वो बिल जो है, अभी जो हमने स्पेशल मेजोरिटी का कंडीशन देखा, वो कंडीशन फुलफिल होगा तो वो बिल जो है फिर भेजा जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के पास। ठीक है, स्टेट के पास भेजा जाएगा, एंड जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से 50% से ज्यादा स्टेट्स अगर सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास कर देंगे, तो वो बिल जो है वो पास माना जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर कि पार्लियामेंट में जब ये बिल पास होगा तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में। एंड जब ये स्टेट के रेटिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा तो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ये बिल जो है वो सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, इस बिल को पास कराने के लिए क्या होता है? तो स्पेशल मेजोरिटी जो है वो चाहिए होगी पार्लियामेंट में, एंड रेटिफिकेशन जो है वो होगा बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स। ठीक है, तो फेडरल प्रोविजंस के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो कंसिडर होती हैं, जिसके रिगार्डिंग अगर कोई बिल लाया गया तो स्टेट का रेटिफिकेशन का आवश्यकता पड़ता है। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, देन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट के अंदर कुछ बदलाव लाया जा रहा है तो स्टेट के रेटिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी अलॉन्ग विद स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिगार्डिंग बिल लाया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर से रिगार्डिंग कोई बिल लाया गया है, देन 7th शेड्यूल से रिगार्डिंग कोई बिल अगर लाया गया है तो स्टेट रेटिफिकेशन की आवश्यकता होगी। देन जीएसटी काउंसिल से रिगार्डिंग अगर बिल लाया गया है तो स्टेट रेटिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। एंड हम देखते हैं कि 101st जो अमेंडमेंट था वो लाया गया था रिगार्डिंग जीएसटी, और इसे पास होने में देरी इसलिए हुई क्योंकि स्टेट्स के पास ये बिल भेजा गया था रेटिफिकेशन के लिए, और स्टेट्स जब रेटिफाई कर रहे थे तो टाइम जो है वो ज्यादा लग गया, क्योंकि स्टेट्स के पास कोई टाइम लिमिट नहीं लिया गया है कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रिगार्डिंग आपको कोई बिल अगर भेजा जा रहा है तो कितने दिन में उस बिल के ऊपर आपको अपना जो भी फैसला है वो ले लेना है, सुना देना है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डिले जो है वो हो जाता है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट की अगर बात हो रही है तो अगेन वो बिल जो है वो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, प्लस स्टेट्स जो हैं वो सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे। मोर देन 50% स्टेट्स अगर पास कर देंगे तो वो बिल जो है वो पास मान लिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लिया जाएगा। एंड साथ ही साथ हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 368 के तहत ही अगर कुछ बदलाव लाने हो, आर्टिकल नंबर 368 के तहत कुछ नए क्लॉज जोड़ने हो या उसके अंदर कुछ सब्ट्रैक्शन करना हो, तो भी ये पर्टिकुलर बिल जो है वो स्पेशल मेजोरिटी से पहले पार्लियामेंट में पास होगा एंड स्टेट के रेटिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चंस जो हैं वो देखे गए हैं पास्ट में, और क्वेश्चंस जो है यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं अगर जस्ट एक दो रीडिंग करके वो इस टॉपिक को सॉल्व करना चाहते हैं तो। ठीक है, मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में ये चीज जो है बताने वाला हूँ, इसलिए प्लीज बी अटेंटिव। ठीक है, अगर कोई भी अमेंडमेंट के रिगार्डिंग बिल लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग बिल लाया गया है, तो वो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसका क्या मतलब है कि राज्यसभा में भी ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या फिर वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में ओरिजिनेट नहीं हो सकता है। ठीक है, देन ये सवाल आ जाता है कि इसको ओरिजिनेट कौन करवाए। तो ये जो बिल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये किसी मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है।
प्राइवेट मेंबर कौन होता है? तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कोई पोर्टफोलियो होल्ड नहीं कर रहे, यानी वो मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है बट वो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, तो उनको प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। ठीक है, तो कोई अगर मिनिस्टर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करवा सकता है, या फिर जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, एंड इस बिल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती है। यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, देन ये बिल जो है दोनों सदनों के द्वारा पास होना चाहिए अलग अलग विद स्पेशल मेजोरिटी, यानी बिल अगर ओरिजिनेट हुआ लोकसभा में तो वो बिल स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास हो जाएगा तो वो जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी उस बिल को स्पेशल मेजोरिटी अगर मिलेगी तो ही ये बिल जो है वो पास माना जाएगा। ठीक है, अगर वो बिल ओरिजिनेट हुआ राज्यसभा में तो राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास होगा तो ही वो पहुंचेगा लोकसभा में, एंड लोकसभा में भी उस बिल को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। ठीक है, तो सेपरेटली दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और उस बिल के अंदर फेडरल प्रोविजन की बात हो रही है तो स्टेट के रेटिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स अगर रेटिफाई करेंगे तो वो बिल जो है वो पास माना जाएगा। अब जो स्टेट्स हैं वो कैसे इसको पास करेंगे? तो सिंपल मेजोरिटी से। आपको याद रखना है कि अगर किसी स्टेट के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो वहां पे सिर्फ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वही रोल प्ले करेगी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास वो बिल जो है वो नहीं भेजा जाता है। ठीक है, देन बिल अगर पास कर दिया गया और बिल अगर प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द पास्ड बिल, यानी प्रेसिडेंट जो है वीटो पावर को यूज नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं कर सकते हैं, एंड प्रेसिडेंट जो है वो मना नहीं कर सकते हैं साइन करने से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर। ठीक है, एंड ये जो प्रोविजन है ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डाला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसलिए प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंडिंग हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर पास होकर उनके पास पहुंचा है तो उनको अपना हस्ताक्षर करना ही है, और जब प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट जो है मान लिया जाता है, कर दिया जाता है, संशोधन जो है वो संविधान में हो गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है, तो आपको ये पूरा प्रोसीजर जो है वो याद करके रखना है विद एवरी माइन्यूट डिटेल जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, सो अब हम एक शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट जो है वो एक्सरसाइज करती है ये पावर, कौन सी पावर? जो आर्टिकल में 368 के तहत दी गई है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने की जिम्मेदारी जो है वो पार्लियामेंट के पास दी गई है, उससे रिगार्डिंग बिल जो है वो स्टेट असेंबली में नहीं ओरिजिनेट हो सकता है। ठीक है, कोई सेपरेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत नहीं होती है जब संविधान में बदलाव लाया जाता है तो। ठीक है, अमेरिका में क्या होता है कि जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना है तो उसके लिए एक अलग से बॉडी जो है वो बनाई जाएगी, एंड ये जो बॉडी है वो सारी चीजों को देखेगी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाएगी, और जब वो सारी चीजों को तैयार कर लेगी तो उस चीज को कांग्रेस के पास भेजा जाएगा और कांग्रेस जो है वो वोट करके डिसाइड करेगी कि हाँ ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बट इन केस ऑफ इंडिया हम देखते हैं कि अलग से कोई कंस्टिट्यूएंट असेंबली की आवश्यकता नहीं होती है, फॉर्मेशन नहीं होता है, हमारा जो लेजिस्लेचर है वही ये काम अमेंडमेंट का कर लेता है। ठीक है, देन अमेंडमेंट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं इन आइदर हाउस, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कहीं भी ओरिजिनेट किया जा सकता है। कोई ज्वाइंट सिटिंग जो है वो नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, क्रूशियल पॉइंट है, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जाता है तो उसके ऊपर कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, एंड स्पेशल मेजोरिटी जो है वो दोनों सदनों में मिलना जरूरी हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। प्रेसिडेंट जो है उनके ऊपर ये बाध्य कर दिया गया है, ये कंपल्शन डाल दिया गया है बाय 24th अमेंडमेंट एक्ट कि आपके पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास होके पहुंचता है, स्टेट लेजिस्लेचर की अगर रेटिफिकेशन की जरूरत है वो रेटिफिकेशन भी हो जाता है तो आपको उसके ऊपर सिग्नेचर करना ही है, आप उस बिल को मना नहीं कर सकते हो, रिटर्न नहीं कर सकते। सो हम अभी बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव जो है वो लाया जा सकता है, बट क्या ये कहानी इतनी सिंपल थी? क्या ये इतनी आसानी से हो गया? तो जी नहीं, इसके पीछे एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि हम अगले चैप्टर में बेसिक स्ट्रक्चर का जब हम चैप्टर देखेंगे तो वहां पे हम डिटेल में इसको कवर अप करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सवाल ये उठा था कि पार्लियामेंट क्या फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकती है? तो गोलकनाथ केस में कहा गया 1967 में
कि फंडामेंटल राइट जो है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, एंड अमेंडमेंट जो होंगे वो लॉ के तहत ही कंसिडर होंगे अंडर आर्टिकल नंबर 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 1951 में ये कहानी शुरू हुई थी। ये जो फंडामेंटल राइट जो है वो अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पहला जो केस था वो था शंकरी प्रसाद का केस। शंकरी प्रसाद के केस में कहा गया कि हाँ, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकती है, और साथ ही साथ ये कहा गया था कि अमेंडमेंट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू लॉ अंडर आर्टिकल 13, यानी अमेंडमेंट अगर किया जा रहा है तो उसको लॉ कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हम लॉ नहीं कंसिडर किया जाएगा, इस चीज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज आर्टिकल नंबर 13 में क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती है जिसके वजह से लोगों का फंडामेंटल राइट का हनन हो। ठीक है, तो इसलिए हम लॉ वर्ड को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो पहले क्या कहा गया था कि अमेंडमेंट इज नॉट इक्वल टू लॉ, बट जब गोलकनाथ का केस आया तो सबको शॉक लगा, क्योंकि वही सुप्रीम कोर्ट जिसने पहले कहा था कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो सकता है, पार्लियामेंट ये कर सकती है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, और अमेंडमेंट जो है वो लॉ के तहत कंसिडर नहीं होगा, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट जो है उसको पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकती है, उसके अंदर चेंजेस नहीं ला सकती है, एंड अमेंडमेंट जो है वो लॉ के तहत कंसिडर किया जाएगा अंडर आर्टिकल 13। तो इतना बड़ा जो फैसला लिया गया और पहले के फैसले को बदल दिया गया, तो पार्लियामेंट जो है वो अपना रिएक्शन देती है, एज 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में लाती है, और जो डिसीजन दिया गया था उस डिसीजन को पलटने के लिए पार्लियामेंट जो है वो संविधान में ही बदलाव कर देती है और कहती है कि अमेंडमेंट इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल नंबर 13। ठीक है, आर्टिकल नंबर 13 के तहत अमेंडमेंट जो है वो लॉ कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये संविधान में ही जो हमारा लेजिस्लेचर है उसने लिखवा दिया। साथ ही साथ कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट ने ये पावर जो है अपने आप को दे दिया, संविधान में बदलाव लाने का उनके पास अधिकार है, तो संविधान में बदलाव लाके अपने आप को अधिकार दे दिया कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स में भी बदलाव ला सकती है। ठीक है, बट आगे जाके केशवानंदा भारती केस 1973 में आया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है किसी भी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, but they have to remember that they don't have to touch the basic structure of Indian Constitution। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा केशवानंद भारती केस में कि पार्लियामेंट के पास ये ऑथोरिटी है दैट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल नंबर 368 दे कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे शुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। सो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो इवॉल्व हुई हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं बता दिया गया कि ये जो चीजें हैं ये सारी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है, नहीं, केस बाय केस ये चीजें जो है वो ओरिजिनेट हुई, एंड जुडिशरी जो है वो बताते गए कि नहीं, ये चीज जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगा, ये चीज जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। ठीक है, तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी पार्लियामेंट जो है कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती है जिससे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको ठेस पहुंचे। अगर ऐसा होगा तो जुडिशरी जो है उस लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर देगी। देन रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, रूल ऑफ लॉ को खत्म नहीं किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू जो है उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है भारत में। अगेन, इससे रिगार्डिंग अगर कोई लॉ बनाया गया लेजिस्लेचर के द्वारा तो वो जो लॉ है वो स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये सारी चीजें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर में कंसिडर होती हैं, यानी इससे रिगार्डिंग कोई भी ऐसा लॉ अगर बनाया गया और जुडिशरी को ये लगता है कि नहीं, इससे इन पर्टिकुलर चीजों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो जुडिशरी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे उस पर्टिकुलर लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है, नल एंड वॉइड जो है वो घोषित कर सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर। जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग क्रिटिक्स का क्या कहना है? तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन लाइक यूएसए हमें देखने को नहीं मिलता है। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यूएसए के अंदर अलग से एक बॉडी जो है वो बनाई जाती है, वो फिर देखती है कि किस तरीके से क्या संशोधन जो है वो करना है, बाद में कांग्रेस जो है उसके ऊपर वोट डाल के डिसाइड करती है कि हाँ, ये संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो क्रिटिक्स है उनका ये कहना है कि स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जो है वो इंडिया में हमें देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ क्रिटिक्स का कहना है दैट स्टेट्स कैन नॉट इनिशिएट अमेंडमेंट। तो जी हाँ, जो स्टेट्स है उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो ओरिजिनेट कर सके स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। देन मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा अकेले ही, ये क्रिटिक्स का कहना है। देन नो टाइम लिमिट फॉर स्टेट रेटिफिकेशन। जो स्टेट्स है उनके ऊपर कोई टाइम की पाबंदी नहीं है कि हाँ, आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर भेजा गया है तो आपको इतने दिन में इसे
रिटर्न करना है। ऐसा कोई टाइम लिमिट जो है वो नहीं दिया गया है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है रिगार्डिंग अमेंडमेंट प्रोसीजर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। साथ ही साथ कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोसीजर जो है वो नहीं रखा गया है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है, यानी अमेंडमेंट जब होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके रिगार्डिंग जो बिल रहेगा उसके ऊपर कोई ज्वाइंट सेटिंग नहीं होती है। देन प्रोसीजर जो है वो सिमिलर है टू ऑर्डिनरी लॉ। ऐसा क्रिटिक्स का कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया जाता है वो वैसे ही पास किया जाता है जिस तरीके से ऑर्डिनरी लॉ जो है वो पेश किया जाता है, पास किया जाता है। देन अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है वो बहुत ही ब्रीफ वे में बताया गया है एंड जुडिशरी जो है उसके इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है about amendment procedure which is given in Indian Constitution article number 368 के तहत। ठीक है, so this was all about amendment of Indian Constitution। अगले वीडियो में हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको समझेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये कैसे इवॉल्व हुआ और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं जो यहाँ तक हमें लेकर आती हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होकर पर्सनली पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।